मैं और शाजी अपने कमरे में सो रहे थे जब हमारे घर के दरवाजे पर जोर-जोर की दस्तक होने लगी। इससे पहले अजीबो-गरीब सी आवाज़ें हमारे कानों में पड़ रही थीं। हम काफ़ी देर सोचते भी रहे कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? कौन है इन आवाज़ों के पीछे? लेकिन अभी तक हमें कुछ पता नहीं चला था। मेरी बेटी शाजी बहुत बहादुर थी, इसीलिए वो डरती नहीं थी, बल्कि मुझे भी सहारा देती रहती थी। आज शाजी के अब्बा भी घर नहीं आए थे, वरना तो वो शाम को तकरीबन 6-7 बजे ही घर आ जाया करते। आज उन्हें किसी के यहाँ ज़रूरी काम था, सो वो उधर ही रुक गए थे। मैंने शाज़ी से कहा, शाज़ी तू उठकर दरवाजे के बाहर देख के कौन है, तब तक मैं डंडा लेकर आती हूँ। शाज़ी मेरी बात पर हंस पड़ी और बोली, ये पड़ोस की जुबैदा खाला है, न जाने क्यों हमारे घर के दरवाजे पर खड़ी है, रुको मैं पूछती हूँ। ये कहकर शाज़ी ने घर का दरवाज़ा खोला तो जुबैदा वाकई हाँफती काँपती घर के अंदर दाखिल हुई। जुबैदा के चेहरे से लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई है। मैंने पूछा, क्या हुआ है, तुम इतना डर क्यों रही हो? बोली कि बहन, मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ, मेरे घर के ऊपर बिल्लियाँ नाच रही हैं। ये सुनते ही शाज़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। बोली, देखा जुबैदा, मैंने पहले ही कहा था कि तुम बिल्लियों से ही डर रही होगी, तुम्हारे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। ये कहकर शाज़ी उस पर हंसने लगी तो जुबैदा रोने वाली हो गई। बोली कि तुम इतनी बहादुर हो क्योंकि तुम खेल खेलने जाती हो, मैं तो घरेलू औरत हूँ, मुझे डर ही लगेगा ना। अब मैं क्या करूँ? जुबैदा की बात पर शाज़ी ने कंधे उचकाते हुए कहा तो जुबैदा बोली, तू मेरे साथ चल, खुदा के लिए मेरे घर में रहना शुरू कर दे, मैं रात को बहुत डरती हूँ। मेरा तो बंदा भी यहाँ नहीं है, वो तो परदेस में गया हुआ है। ये कहकर जुबैदा ने शाज़ी के हाथ पकड़ लिए और मेरी तरफ मुल्तजी निगाहों से देखने लगी। बहन, खुदा के लिए अपनी बेटी को कुछ दिन के लिए मेरे घर भेज दे, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता कि क्या करूँ। रात भर मुझे नींद नहीं आती, मैं जागती रहती हूँ। देखो मेरी आंखों के नीचे हल्के पड़ गए हैं। जुबैदा मजीद रोते हुए बोली तो मैंने कहा, अच्छा ठीक है, तुम इतनी मिन्नतें मत करो, मेरी बेटी तुम्हारे साथ चली जाएगी। हाँ, मगर इस बात का ख्याल रहे कि तुमने उसके साथ कभी भी बाहर नहीं जाना, वरना तुम्हें पता है ना कि लोग कैसी कैसी बातें सोचते हैं। मेरी बेटी बहुत मासूम है, अगरचे ये खेलों में हिस्सा तो लेती है पर इसकी वो बात नहीं जो बाकी लड़कियों में होती है। बहुत ही साफ दिल की है मेरी बच्ची। मेरी बात पर जुबैदा ने मेरा शुक्रिया अदा किया और बोली, बाजी मैं इसे सुबह ही वापस ले आऊँगी, पर तुम्हें तो पता है ना मैं रात को कितना डरती हूँ, बस इसीलिए इसे लेकर जा रही हूँ। इतना कहकर उसने शाज़ी का हाथ पकड़ा और उसे वहाँ से ले गई। मैं घर में अगरचे के लिए डरती थी पर मुझे पता था कि डर एक वहम के अलावा कुछ नहीं होता। जुबैदा मेरी अच्छी दोस्त थी, सो मैंने उसके साथ अपनी बेटी को भेज दिया, वरना आज तक मैंने अपनी बेटी को रात रहने के लिए तो अपने भाई के घर भी नहीं भेजा था कि उसके 3-4 लड़के थे और चारों के चारों ही निकम्मे थे। मैं उनसे बहुत चिढ़ती थी। घर से जुबैदा चली गई, मेरी बेटी को भी ले गई। अब मैं अकेले में सोने की कोशिश कर रही थी। मुझे भी डर लगने लगा था कि तभी अलीम घर वापस आ गए। इन्होंने दरवाज़ा बजाया। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने थे। कहने लगे कि मैं तुम्हारी याद में घर वापस आ गया हूँ। मैंने हंसकर उनका इस्तकबाल किया और फिर हम अपने कमरे में चले गए। सुबह मेरी आँख खुली तो शाज़ी घर पर आ चुकी थी, पर वो बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी। उसे देखकर मुझे लगा जैसे उसने रात वाले वाक़ये का ज़्यादा असर ले लिया हो। मुझे भी नींद आई थी, मैंने ज़्यादा तफ़सील उस वक़्त नहीं पूछी थी। पर अभी जब शाज़ी मेरे सामने आई तो देखा कि वो बहुत परेशान थी। हाथ रख-रख कर खुद को यूँ छुपाती जैसे कि वो वाक़ई मुझसे दूर जाना चाहती हो, मेरी नज़रों से ओझल होना चाहती हो। मैंने ये देखा तो कहा, शाज़ी क्या हुआ है? तू ऐसे क्यों दिख रही है जैसे तुझे किसी ने मार-पीट कर यहाँ भेजा हो? शाज़ी बोली कि अम्मा ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो बस वैसे ही। अब तो मैंने वाज़ेह महसूस किया था कि शाज़ी अपने हाथों को बेंच रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो अपने किए पर पछता रही हो। फिर वो अपने कमरे में चली गई। मैं कामकाज कर रही थी कि ज़ुबैदा भी मेरे घर आ गई। इसने घर का दरवाज़ा खोला, अंदर आकर बैठी और बोली, क्या कर रही हो आपा? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा, क्या बात करनी है? वो भी परेशान ही लग रही थी, बल्कि लगता था जैसे मुझसे कुछ कहना चाहती है। तभी शाज़ी बाहर आ गई और बोली, अम्मा तुम भी किन बातों में पड़ गई हो? मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे यख़नी बना दो। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ऐसा लगता है जैसे बुखार हो जाएगा, अभी गिर जाऊँगी। शाज़ी की बात सुनकर मैंने ज़ुबैदा से कहा, माफ़ करना, मैं अपनी बेटी के लिए फ़िलहाल कुछ लेने जा रही हूँ। मेरी बेटी की तबीयत नहीं ठीक, अगर वो ज़्यादा बीमार हो गई तो मुझे उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा और इस तरह इसके खेलों में हर्ज होगा, खेल नहीं सकेगी दोबारा, आज तो इसका मैच भी है। ये कहकर मैं घर से निकल गई। ज़ुबैदा की बात उधर ही रह गई। जब मैं घर वापस आई, मेरे हाथ में दवाइयाँ, मुर्गी वगैरह थी, जिसकी यखनी बनाकर मैंने शाज़ी को देनी थी। ये सब तो मैंने कर लिया, ज़ुबैदा की बात उधर ही रह गई। ज़ुबैदा अपने घर चली गई। शाम हुई तो मेरी बेटी की तबीयत ठीक थी। अब वो अपने खेल खेलने के लिए घर से निकल गई थी। मेरी बेटी बहुत बहादुर थी। उसने शुरू से ही खेलों में हिस्सा लिया, गैर-निसाबी सरगर्मियों में खुद को मनवाती रही। यहाँ तक कि अब उसका अच्छा खासा मुकाम बन गया था। मैं शाज़ी को अब अपनी बेटी नहीं बल्कि बेटा कहती थी। मुझे शाज़ी पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र था, पर मुझे क्या मालूम था कि मेरी शाज़ी एक दिन मेरा नाम इस तरह बदनाम कर देगी कि मैं किसी को मुँह दिखाने के लायक भी नहीं रहूँगी। उस शाम शाज़ी आई तो बहुत थकी हुई थी। आते ही अपने कमरे में चली गई। बोली कि मैं कुछ नहीं खाऊँगी, मेरा दिल नहीं कर रहा। मैंने कहा, शाज़ी मैं तुम्हें कुछ बना देती हूँ, वरना तो अलीम मुझे डाँटेंगे कि मैं उनकी बेटी का ख़्याल नहीं रखती। लोग सौतेली माँ के लिए वैसे भी ऐसा ही सोचते हैं कि वो अपने शौहर की औलाद के लिए मुखलिस नहीं होती। मैं ऐसा किसी के लिए भी नहीं बनना चाहती थी। मेरी हमेशा यही ख़्वाहिश होती कि मैं अपनी बच्ची का ख़्याल रखूँ। अल्लाह ने मुझे औलाद से नहीं नवाज़ा था,
सो मैं शाज़ी का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखती, हर मुमकिन कोशिश करती कि उसे कोई तकलीफ़ ना हो। घर में और कोई भी नहीं होता था, मैं और शाज़ी ही थे। शाज़ी वैसे तो अपना बहुत ख़्याल रखती थी और खेलों में भी हिस्सा लेती थी, पर आजकल उसकी तबीयत ख़राब रहती। आज शाम को वो आई, मैं उस वक़्त किचन में थी, मिर्चें और मसाले वग़ैरह कूट रही थी। जब वो अंदर किचन में आई तो उसे फ़ौरन ही खाँसी शुरू हो गई। बोली कि अम्मा बस करो, तुमने बहुत ज़्यादा बदबू फैला रखी है। मैंने कहा बेटा बदबू तो नहीं है, मैं तो मामूल के मुताबिक मसाले ही कूट रही थी। मुझे अपनी बेटी पर अजीब-सा शक हो रहा था, न जाने क्यों मुझे वो बदली-बदली लग रही थी। फिर वो कमरे में चली गई। मैंने उसे आज़माने की खातिर जाकर लहसुन वाली चटनी दे दी और साथ ही साग वगैरह भी रखा, पर जैसे ही लहसुन वाली चटनी उसने देखी तो उठाकर दूर फेंक दी। बोली कि अम्मा मुझे नहीं खानी। बस उस वक़्त मेरा यकीन शक में बदल गया कि मेरी बेटी ज़रूर कोई न कोई काम करके आई है, वरना अमूमन लड़कियाँ ऐसा नहीं करतीं। तभी मैंने उसे कहा कि हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब है। वो मुझसे नज़रें चुराने लगी और बोली, ऐसा कुछ नहीं है अम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कहा, क्यों कुछ नहीं? तुम ठीक से खा पी नहीं रही, गुस्सा कर रही हो। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊँगी। तब वो बिगड़ गई और बोली, मुझे पता है कब, कहाँ और किसके पास जाना है। चुप कर जाओ माँ। मैं उसकी बात सुनकर खामोश हो गई थी, पर दिल में एक शक सा बैठ गया था। अगली शाम जब मैंने अपनी बेटी से पूछा कि तुम क्या कुछ खाओगी, तो बोली कि आज से मैं अब बाहर से ही खाना खाकर आया करूँगी और आपको मुझसे ज़्यादा तफ्तीश करने की ज़रूरत नहीं। मैं अपनी बेटी का बदलता रवैया देखकर हैरान थी। अब तो ज़ुबैदा ही ज़्यादातर उसको अपने घर रखती थी, मगर ज़ुबैदा के घर से आने के बाद भी वो मुझसे ठीक से बातचीत नहीं करती थी। पर आज तो कुछ अजीब ही वाक़या हुआ जिसने न सिर्फ़ मेरी ज़िंदगी की काया पलट कर रख दी, बल्कि मुझे हमेशा के लिए एक सबक सिखा दिया कि कभी औरत को अपने शौहर पर या अपनी औलाद पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। जब औरत का घर बर्बाद होने पर आए तो कोई भी उसका साथ नहीं देता। आज मैंने शाज़ी के घर आने से पहले ही अपने पास दाई रशीदा को बुला लिया था। जब रशीदा घर आई तो मैंने उसे सारी बात बता दी कि मेरी बेटी की तबीयत ख़राब रहती है, ये निशानियाँ उसमें हैं। मैं खुद तो कभी इस मरहले से गुज़री नहीं थी, पर फिर भी शादी के बाद हर औरत को इन सब मामलात का पता चल ही जाता है। मैंने ऐसा ही सोच लिया था कि अब मैं शाज़ी का चेकअप करवा कर रहूँगी, चाहे वो इस बात पर राज़ी हो या ना हो। जैसे ही शाज़ी घर में दाखिल हुई, रशीदा दाई को देखकर उसे भी समझ आ गया कि क्या होने वाला है। बोली कि रशीदा तुम यहाँ क्यों आई हो? किसको चेक करने आई हो? अम्मा की ज़मीन तो अब वीरान हो गई है, बंजर हो गई है। इस पर तो कोई पौधा नहीं उगने वाला कि तुम बार-बार इसे चेक करने आती हो। अपनी बेटी के मुँह से इतनी बड़ी बात सुनकर मैं तो दम-बख़ुद रह गई। सोचा नहीं था कि मेरी बेटी इतनी बेबाक हो जाएगी। मैंने कहा, शाज़ी ये तुम कैसी बातें कर रही हो? बोली कि मैं सच ही तो कह रही हूँ अम्मा। अब तुमसे अब्बा को कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए तुम ऐसी चीज़ें छोड़ दो जिससे मेरे अब्बा को झूठी उम्मीदें मिलना बंद हो जाएँ। मैं उसकी बात पर परेशान हुई। मैंने कहा, शाज़ी ये मुझे चेक करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें देखने के लिए आई है। ये सुनते ही शाज़ी आग बबूला हो गई। बोली, मैं क्यों? मुझे क्या हुआ है माँ, तुम्हें शर्म नहीं आती? ज़रा हया नहीं आती अपनी कंवारी बेटी पर इल्ज़ाम लगाते हुए? ये मुझे क्यों चेक करेगी? मेरा कौन-सा कोई बच्चा होने वाला है? मैंने कहा, ये बात नहीं है शाज़ी, दाई सिर्फ़ औरतों की चेकअप उस वक़्त नहीं करती जब उन्होंने बच्चा पैदा करना होता है, बल्कि ये वैसे भी बहुत सारी बीमारियों के लिए चेक करती हैं। औरतों के हज़ार मामलात होते हैं बेटी, ऐसे तो ना कहो। मैंने शाज़िया को कहा तो वो हवा में हाथ लहराते हुए बोली, मैं खूब समझती हूँ अम्मा कि तुम इसे क्यों बुला कर लाई हो। जानती हूँ कि तुम्हें अपने किए पर यकीन है, इसीलिए तुम सोचती हो कि मेरा मुँह काला करवाकर मुझे पूरे गाँव में बदनाम करो। मैंने शाज़ी से माफ़ी माँगी, बोला कि ऐसा कुछ नहीं, तुम एक बार रशीदा से चेक तो करवा लो। बोली कि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर मैंने उसे कहा, चलो मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ, तुम चाय पीकर सो जाओ, सुबह उठोगी तो बात होगी। शाज़ी ने कहा, ठीक है माँ, चाय बना दो। मैंने चाय में नींद की दवा मिला दी थी, जानती थी कि शाज़ी इस तरह चेक नहीं करने देगी। शाज़ी को मुझ पर कम से कम इतना तो यकीन था कि मैं कभी नींद की गोली मिलाकर उसे चाय नहीं दूँगी, सो उसने चाय फटाफट पी ली। अब मैंने रशीदा से कहा कि तुम जाकर शाज़ी को चेक कर लो। रशीदा ने शाज़ी को चेक करके जो बात मुझे बताई, मेरे तो सर पर आसमान आ गिरा। मुझे रशीदा ने बताया कि शाज़ी उम्मीद से है, उसकी पेट में पलने वाला बच्चा तकरीबन 3-4 माह का हो चुका है। ये सुनकर मेरे हाथ-पाँव फूल गए थे, समझ में नहीं आता था कि क्या करूँ? रशीदा अपनी बात बताकर वहाँ से चली गई, लेकिन मेरे पसीने छूट गए थे। मेरा शौहर अलीम तो मुझसे यही कहता कि मैंने जानबूझकर उसकी बेटी को बदनाम करने की स्कीम बनाई है, ताकि मैं उसके दिल में अपनी जगह पैदा कर सकूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने जो भी किया था, वो इन सब के भले के लिए किया था। जब शाज़ी जागी तो मैंने उसे साफ-साफ बता दिया। मैंने कहा, मैंने तुम्हें नींद की गोली देकर सुलाया था। रशीदा तुम्हारा चेकअप करके गई है, वो बता रही है कि तुम उम्मीद से हो और 3-4 माह से अपने पास बच्चा उठाए हुए हो। मेरी बात सुनते ही शाज़ी गुस्से से मुझ पर धाड़ते हुए बोली, तुम्हें क्या ज़रूरत थी मुझे चेक करवाने की? मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, और ये मत भूलो कि मैं जो भी करती हूँ मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। शाज़ी के मुँह से इतने तल्ख़ अल्फ़ाज़ सुनकर मेरी तो रूह काँप गई। मैंने कहा, बेटी मैंने तेरे साथ ऐसा क्या बुरा किया कि तू मेरे साथ ये सब कर रही है? बोली कि ये तो मैं पापा को ही बताऊँगी कि इस बच्चे का बाप कौन है, फिर वो तुमको हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे, इस घर से निकाल ही देंगे। मैं हैरान थी कि इस बच्चे के बाप से मेरा क्या ताल्लुक़ हो सकता है और मुझसे बदला क्यों लेना चाहती है, वो भी मेरी अपनी बेटी, जिसे मैंने बहुत नाज़ों से पाल-पोस कर बड़ा किया था। खैर शाम को अलीम घर आए, घर का माहौल अजीब-सा हुआ था। शाज़ी अपने बाप को लेकर अलग कमरे में चली गई। मुझे नहीं पता कि उसने अपने बाप को क्या बात कही थी, पर शाज़ी ने जब दरवाज़ा खोला तो मेरा शौहर अलीम बहुत ज़्यादा गुस्से में था। लग रहा था कि जैसे वो अभी मुझे ज़मीन के अंदर गाड़ देगा। उसके तेवर बहुत ख़तरनाक थे। मैंने कहा, क्या हुआ? तुम इतने गुस्से से मुझे क्यों देख रहे हो? बोला कि मैं नहीं जानता।
मैं तुम्हारा वो हश्र करूँगा कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगी तुमने मेरी बेटी के साथ ठीक नहीं किया। ये कहकर उसने मुझे बाजू से पकड़ा और घसीटता हुआ दरवाजे तक ले गया। वहाँ मुझे खड़ा करने के बाद बोला, आज मैं होशो-हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। उसने 3 बार तलाक का लफ्ज़ बोला तो मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन खींच ली हो। परेशानी, गम, गुस्से से मेरा बुरा हाल था। आँखों से आँसू बह रहे थे। लगता था जैसे पूरी दुनिया मेरे ऊपर ही आ गिरी है। मैं वहाँ से नंगे पाँव चलती हुई गली से बाहर आ गई। अब उस घर में मेरा क्या काम जहाँ पर मेरी बेटी ने भी मुझे ज़लील और रुसवा करके घर से निकाला, तो मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी। मैं चलती-चलती ज़ुबैदा के घर चली गई। ज़ुबैदा मेरी मुश्किल वक़्तों की साथी थी। मैंने उसका हमेशा साथ निभाया था और अब वो भी ऐसी ही थी। हमेशा मेरे काम आती थी। जब से शाज़ी उसके घर गई थी, वो शाज़ी को भी बहुत ज़्यादा एतमाद करती। उसकी हर बात सुनती, मेरी बाबत उसे खाना भी दे देती। वो शाज़ी को भी अपनी ही बेटी कहती थी, पर शाज़ी ने इस बात का गलत फ़ायदा उठाया होगा। इसीलिए उसने ज़ुबैदा को मेरे खिलाफ ऐसे कान भरे कि दोबारा वो मेरे घर भी नहीं आई। उस दिन तो मैं शाज़ी की वजह से ही ज़ुबैदा से बात नहीं कर सकी थी। आज जब मैं ज़ुबैदा के घर पहुंची, मैंने उसके घर के दरवाजे पर दस्तक दी। वैसे आम हालात में शायद वो मुझसे बात ना करती, पर आज जो मेरी हालत थी, मुझे देखकर वो हैरान रह गई। मैं जैसे ही उसके घर में दाखिल हुई, वो चौंक गई, कहने लगी, क्या हुआ है तुझे? तू तो इतनी बनी सवरी रहती थी, आज इतनी तबाह हालत में क्यों मेरे पास आई है? मैंने कहा, मैं तुम्हें क्या बताऊं ज़ुबैदा, जो मेरे ऊपर गुजरी है, खुदा वो किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। बोली कि क्या मतलब, ऐसा क्या हो गया कि तुम इतनी मरी मरी बातचीत कर रही हो? मैंने उसे सारी हकीकत बता दी। कहा कि अलीम ने मुझे शाज़ी की वजह से तलाक दे दी। मुझे नहीं पता कि शाज़ी के साथ क्या कुछ हुआ, क्यों हुआ, उसमें किसका हाथ था। मैंने तो बस शाज़ी के लिए हमेशा अच्छा ही सोचा है, पर अब जबकि वो उम्मीद से हुई, तो उसके बाप ने मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया। ज़ुबैदा अपना सर पीट कर बोली, तुझे किसने कहा था कि तू शादी के बारे में कोई बात अपने शौहर को बता? ज़रूर तूने ही उसे शिकायत लगाई होगी ना? मैंने कहा, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैंने अपने शौहर को शादी के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। बस जो भी हुआ वो उसे खुद ही पता चला, बल्कि मैंने तो अभी अलीम से बात भी नहीं की थी। मेरी बात सुनकर ज़ुबैदा कानों को हाथ लगाने लगी और बोली, मैं नहीं जानती कि तू शाज़ी के साथ कैसे इतना अरसा रह पाई है, पर तेरी बेटी बहुत ही चालाक औरत है। चालाक होने के साथ-साथ वो मक्कार भी है। उसने तो मुझ जैसी शादीशुदा बच्चों वाली औरत को चकरा कर रख दिया। मुझे तो उसने तिगनी का नाच नचाया। फिर तू तो बहुत ही मासूम है। तेरी शादी हुई है, बच्चे नहीं हुए, तुझे कुछ नहीं पता। मैंने कहा, ऐसा भी क्या है जो मुझे नहीं मालूम? बोली कि तेरी बेटी शाज़ी ही के करतूत बताने तुझे उस दिन तेरे घर आई थी। पर फिर मैं सोचा कि अगर मैंने कोई बात शाज़ी के सामने की तो वो बात का बतंगड़ बना डालेगी। इसी वजह से मैं वापस घर आ गई थी। उसके बाद मुझे वक़्त नहीं मिला। मेरे देवर की शादी थी, मैं उसमें मसरूफ़ हो गई थी। पर मैं तुम्हें बताना चाहती थी। मैंने कहा, तुम मुझे अभी भी पूरी बात बता सकती हो। बोली कि इस सब का फ़ायदा कोई नहीं है। तुम्हारे शौहर को भी तो गैरत दिखानी चाहिए थी। उसने एक लड़की के कहने पर आकर तुम्हें तलाक दे दी। ये नहीं सोचा कि इसमें तुम्हारा कसूर है या कसूर उसका है। बहरहाल बात यह है कि मैंने तुम्हें जब पहले कहा था शाज़ी को मेरे घर भेजो, तो उन दिनों रात को मेरे घर के ऊपर बिल्लियाँ नाचा करती थीं। मेरा देवर भी अपनी शादी के सिलसिले में हमसे अलग हो गया था। वो अपने अलग घर में रह रहा था। अम्मा-अब्बा पहले ही उसके साथ उधर मुंतकिल हो गए थे। शादी के बाद तो तुम जानती हो हालात मुख्तलिफ हो गए हैं, पर शादी से पहले मेरे अम्मा-अब्बा को यानी सास-ससुर को देवर की मोहब्बत का भूत चढ़ा था, सो वो उसी के घर रहते थे और मैं घर में अकेली होती थी। इन्हें लगा था कि तंग आकर मैं इनसे माफ़ी माँगूँगी, इनके साथ रह लूँगी। पर मुझे क्या पता था उनके साथ-साथ मेरा एक दुश्मन और भी है, और वो दुश्मन क्यों है, कैसे है, वो तो मैं तुम्हें अभी बताऊँगी। पर सबसे पहले ये जान लो कि तुम्हारी बेटी ही कसूरवार है। मैंने कहा, ज़ुबैदा पहेलियाँ ना बुझवाओ, मुझे असल बात बताओ। बोली कि तुम्हारी बेटी मुझे भी बहुत ज़्यादा धमकाती और डराती रही। वो जिस लड़के को पसंद करती है वो लड़का कोई और नहीं, बल्कि तुम्हारे ही मामू का बेटा है। अक्सर तुम्हारे घर आता था, याद होगा तुम्हें, वही जो गोरे रंग का मालिक है, जिसकी अच्छी नौकरी भी है, और वो तो लड़कियों से दूर भागता था। खुदा जाने शाज़ी ने उसे किस जाल में फंसाया कि वो रोज़ मेरे घर आने लगा। और उसके कुछ ही दिन बाद मेरे घर में अजीब-गरीब वाक़यात होने लगे। रात को मेरे घर पर बिल्लियाँ नाचतीं। डरकर मैं तुम्हारे पास आई और शाज़ी फ़ौरन मेरे घर आने को तैयार हो गई। उस वक़्त मुझे भी अजीब लगा था कि कैसे शाज़ी यकदम मान गई है। मुझे तो तब तुम पर भी शक हुआ, पर फिर तुम ऐसी औरत नहीं थी, सो मैंने तुम पर शक नहीं किया। तुम्हारी बेटी मेरे घर आ गई। उसके बाद अगले दिन मैंने उसे कहा कि हाँ, कोई बात नहीं, अब मैं अकेली रह लूँगी। पर वो हर रात को ही मेरे घर आ जाती, और वो अकेली ना होती थी। उसने तो अपनी रातें रंगीन करने के लिए उस लड़के को भी बुलाया होता था। बाद में मुझे पता चला कि ये दोनों छुपकर निकाह भी कर चुके हैं, क्योंकि तुम इस शादी के लिए मानती नहीं थी। सो इसने तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए बड़ा ही ओछा हथकंडा इस्तेमाल किया कि तुम्हारे शौहर से तुम्हें तलाक ही दिलवा दी। मुझे तो तुम पर तरस आता है कि तुमने कैसे एक नागिन को अपने घर में पाला और फिर उसी के मुँह से डसी गई। मैंने ये सुनकर अपना सर पकड़ लिया। एक बार तो मुझे उसने कहा होता कि वो उस लड़के से शादी करना चाहती है, वो मेरे मामू का बेटा है, मैं उसे मनवा भी सकती थी। लेकिन शायद मेरी अपनी मुमानी ने मेरी बेटी को इस कदर भड़काया कि वो मेरे ही खिलाफ हो गई, और फिर हम दोनों बात तो ज़्यादा करते नहीं थे। मैं अपनी बेटी को खुराक देकर ये समझती थी कि मैंने उसकी सारी ज़रूरत पूरी कर ली, पर ऐसा नहीं होता। माँ-बाप को बाज़ औक़ात खुद को और अपने बच्चों को बर्बादी से बचाने के लिए उनसे बातचीत लाज़मी करनी चाहिए, और बातचीत भी ऐसी हो कि दोनों एक-दूसरे के दुःख-दर्द का मदावा करें और एक-दूसरे के हालात से बाखबर रहें, वरना क्या से क्या हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है